नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स देख रहे थे और इस क्रम में जो है हम लोग यहाँ पे अर्थमेटिक स्टार्ट किए थे। इसमें सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम देख चुके हैं। नेक्स्ट है आपको एचसीएफ एंड एलसीएम, ये भी कंप्लीट है। अगला चैप्टर हम लोग देखे थे आपको परसेंटेज, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखे थे आपको परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और इसके अलावा एक और चैप्टर हम लोग कवर किए हैं, वो है आपको एवरेज, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक और चैप्टर देखे थे प्रीवियस लेक्चर में, और ये है आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इतने सारे हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। इसका हम लोग नंबर सिस्टम देख लिए हैं, एलसीएम एचसीएफ देख लिए हैं, परसेंटेज, संख्या पद्धति, ठीक है। ये आपका लघुत्तम और महत्तम हो गया, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, आपको एवरेज औसत हो गया, और रेशियो हो गया। तो इतना कंप्लीट कर लिए हैं। ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जितने भी सारे चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, सारा का एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। तो आप नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। जो लोग भी अभी इस चैप्टर को यहाँ से देख रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ये चूँकि हम लोग का जीरो टू हीरो सीरीज चल रहा है, तो बिल्कुल हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरो से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिनको कुछ भी नहीं आता है उनके लिए भी लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जिनको कुछ कुछ आता है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दोनों को मद्देनज़र रखते हुए आपको बनाया गया है, दोनों को मद्देनज़र रखते इसको बनाया गया है। तो आप ज़रूर इसको देखेंगे। और यदि किसी टॉपिक में आपको इशू आता है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, या टेलीग्राम ग्रुप में मैं लिंक यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे अपने कमेंट लिख सकते हैं। किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है, तो उसका आपको सारे लोग का डाउट को इकट्ठा करके एक सेपरेट लेक्चर बना दिया जाएगा। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया गया है और एडवांस लेवल तक पहुँचा गया है। तो आप लेक्चर देखें, आपको खुद पता चलेगा कि आपका जो है आपको क्या आता था और क्या आपको आने लगा, यानी आपका इम्प्रूवमेंट जो है आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। आपको पता ही है कि सारे एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है मैथमेटिक्स, चाहे आप स्टेट पीसीएस लिख रहे हो, मैं बात करूं बीपीएससी का, ठीक है, या बिहार एसआई आप लिख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा रेलवे या कोई भी वनडे एग्ज़ाम, तो वहाँ मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिक वगैरह भी आपको बताया जाता है कि ट्रिक से जो है क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, साथ साथ बेसिक अप्रोच हम रखते ही हैं। तो आप इसको जो है देखें, और इस लेक्चर को जो है अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर आप लोग कर लें। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, यहाँ पे जो है आपको साइंस में जो है फिजिक्स से रिलेटेड यहाँ पे सारे लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये आपको अप्रोक्स 8 लेक्चर है। इस 8 लेक्चरों को आप देख सकते हैं जाके, ये भी बिल्कुल बेसिक से बताया गया है, कंसेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसको भी जाके देखें। इसको देखने के बाद आपको साइंस के फिजिक्स सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं दोनों का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप जाके इसे देख सकते हैं। इसके अलावा भी इस चैनल पे एक आपको काफ़ी ही खास लेक्चर आपके लिए है, वो स्पेशल है बीपीएससी के लिए। बीपीएससी का कोई प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे आप 68 कर रहे हैं या 69 कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक आपको संपूर्ण एनालिसिस का एक वीडियो डाला हुआ है, ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे आप कौन से चैप्टर को पहले अप्रोच कर सकते हैं, कितना आपको किस टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहना चाहिए, सारा कुछ आपको पता चलेगा। चलिए इन सब आप वीडियो को देखिएगा, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्रोवाइड कर दूंगा। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट होगा आपका एसआई एंड सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए, परसेंटेज यदि आपको अच्छे से आ गया, प्रॉफिट लॉस आपने देखा ही होगा कि परसेंटेज आने के बाद प्रॉफिट लॉस आपके लिए कितना आसान हो गया, ठीक है। ये सब यदि आपको दोनों चैप्टर आता है, इसको हम बेसिक पिलर कहते हैं, ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। यदि नहीं आता है तो इस पर जो है आप टाइम थोड़ा एक्सपेंड करें और इसको पहले सीखें, फिर इस यूनिट को करेंगे। बाकी जो है फॉर्मूला वगैरह से तो आप यूनिट कर ही लेंगे, लेकिन इसके कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन बनाना क्या हो जाएगा,
बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग कंसेप्ट तो देखेंगे ही, कुछ फार्मूले वगैरह देखेंगे जिससे आप डायरेक्ट जो है अप्लाई करके बना सकते हैं, और कुछ ट्रिक भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और लास्ट में इस लेक्चर के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो अभी हम लोग देखने वाले, अच्छा मैं आपको बता दूं कि मैं जो रेफरेंस बुक के रूप में यूज करता हूं वो है आपका यहाँ पे दृष्टि पब्लिकेशन का, ठीक है। तो बेसिक आपको पता ही है, कंसेप्ट तो कहीं से आपको सेम ही होता है, ठीक है। बाकी जो है मैथमेटिक्स में क्या होता है आपका अप्रोच, ठीक है। 2-3 चीज़ यदि आपका क्लियर है, ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता चल जाता है कि आखिर क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। तो आप जो है इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। तो कंसेप्ट यदि क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन पढ़ के बिल्कुल समझ सकते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप सोल्यूशन भी बना लेंगे। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम भी कुछ डिस्कस करेंगे, जिस फ्रेम पे बेस पे डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और डायरेक्टली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे तो आप देख पाएंगे। चलिए, तो 2 बात है, एक है आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। आप सभी को पता ही होगा ये जो चैप्टर है हमारे सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। आप देखे होंगे मार्केट में आप जाते हैं, बैंकिंग सिस्टम में जाते हैं, तो आप बैंकिंग सिस्टम से पैसा लेने के लिए यदि पहुँचे तो बैंकिंग क्या करता है, बैंकिंग सिस्टम हम आपको जो है 5% वार्षिक ब्याज दर पे हम आपको क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट बैंकों का अपना रेट अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये 5% वार्षिक ब्याज दर क्या होता है, ठीक है। ये ब्याज दर जो बैंक आपको लेता है ये कैसा होता है, क्या ये सिंपल इंटरेस्ट होता है या ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट शब्द तो दोनों में आ रहा है, एक सिंपल है और एक कंपाउंड है। तो इसमें अंतर क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। इससे पहले जाने ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे आप कहीं भी जाते हैं, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम में हमने बता ही दिया, या कोई व्यक्ति किसी साहूकार के पास कुछ पैसे लेने के लिए जाता है तो भी आपको क्या करता है, कुछ परसेंटेज पे क्या करता है, इंटरेस्ट रेट पे देता है, ठीक है। वो SI भी हो सकता है और CI भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है आप किससे पैसा ले रहे हैं और क्या आप दोनों के बीच में बातचीत हुई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, आप किसी व्यक्ति से जो है 500 रुपये लेते हैं, ठीक है। वो व्यक्ति आपको क्या बोलता है कि चलो हम 500 रुपये तो आपको प्रोवाइड कर देंगे, बट इसके बदले आपको 5% हमको ब्याज देना होगा, ठीक है। 5% क्या देना होगा, ब्याज देना होगा, यानी इंटरेस्ट देना होगा। अब ये हो सकता है आपको मंथली भी आपसे मांगे वो, ठीक है, मंथली हो सकता है, महीने में, या आपसे हो सकता है सालाना लिया जाए, ठीक है। तो यदि मंथली आपसे 5% ब्याज जो है ले रहा है, तो आप मान लीजिए यदि जनवरी में उससे आप 500 रुपये लेते हैं, तो फरवरी में जब उसको आप चुकाएंगे तो आप कितने पैसे चुकाएंगे, ठीक है। तो सिंपल देखिए, 500 रुपये जो है आपसे ले रहे हैं, 500 रुपये आप ले रहे हैं, और 5% यदि आपको ब्याज देना है, तो आप यदि परसेंटेज चैप्टर पढ़े होंगे तो इसका आंसर बिल्कुल कर सकते हैं इजीली। इसलिए मैं बताया कि परसेंटेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 500 रुपये आपने क्या जनवरी मंथ में लिया उससे, अब फरवरी मंथ में आपको कितना पैसा चुकाना होगा, आपको जो है वो SI पे दिया है, सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, 500 और 5% पे दिया है तो 5/100, ठीक है। तो कितना हो गया, आपको 25 रुपये आपको ब्याज चुकाना होगा, ठीक है, और 500 रुपये ऑलरेडी आप उसे लिए होंगे, तो आपको टोटल 525 रुपये चुकाने होते हैं। ये होता है आपका सिंपल ब्याज, ठीक है। अब देखिए, एक क्या होता है आपका, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये क्या होता है, आप जब कभी लोन वगैरह के लिए जाते होंगे तो एजुकेशन लोन वगैरह आपको मिलता है, ठीक है, बैंकों से, वहाँ पे आप जाइएगा तो आपको एक टाइम पीरियड देते हैं कि आपको 4 साल बाद जो है इसको चुकाना है। यदि आप उस लोन को नहीं चुकाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आपका जो भी मूल्य होता है पैसा, जैसे मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपये लोन लिए हैं किसी बैंक से, ठीक है, ठीक है, 1 लाख रुपये लोन लिए हैं, आपका ब्याज दर मान लीजिए 10% है, तो 1 लाख जो है 10,000 रुपये आपका बनता है, लेकिन आप उस ईयर नहीं चुकाते हैं, तब लोग क्या करते हैं, वो लोग 1,10,000 का फिर क्या करते हैं 10% आपसे लेते हैं, ठीक है। अब आप फिर से नहीं चुकाते हैं तो 1,10,000 का 10% आप निकालें और फिर उसका 10% लेंगे, यानी ब्याज पे ब्याज लेना, ठीक है, ब्याज पे ब्याज लेना, ठीक है। चलिए हम इसको थोड़ा समझने की प्रयत्न करते हैं कि SI और CI होता क्या है। मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उसका प्राइस 100 रुपया है, ठीक है, कोई वस्तु है उसका प्राइस कितना है 100 रुपया, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं SI की और CI की, दोनों बात कर लेते हैं एक साथ। अब कोई व्यक्ति जो है 100 रुपया का जो है मान लीजिए आपको
10% ब्याज दर पे आपको देता है। ठीक है, 10% ब्याज दर पे देता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि 100 रुपये का 10% आप निकालेंगे कितना आ जाएगा, 10/100 यानी कितना आ जाएगा 10 रुपये। ठीक है, यानी आपको अगले साल उस व्यक्ति को कितना लौटाना होगा, 110 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 10% यदि लेता है तो एक साल बाद आप कितना चुकाएंगे उससे, 10% यानी 110 रुपया। अब चलिए CI की बात कर लेते हैं। तो CI जो है आप एक साल बाद यदि आपसे CI पूछा जाए तो भी आप 110 रुपया ही चुकाएंगे। यानी पहले साल SI और CI बराबर होता है। कैसे, क्योंकि आपका मूलधन जो है क्या है, बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपया है, 10% पे लेता है तो कितना हो गया, SI पे अगर देना होगा तभी आप 110 रुपया ही चुकाएंगे और CI भी 110 रुपया चुकाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं अगले साल का। 2 साल बाद जो है कितना देना होगा था आपको, तो अगर SI की बात करेंगे तो 2 साल बाद कितना देना होगा। देखिए चूँकि 10% जो है ब्याज है तो 100 रुपया का 10% निकालेंगे आप 2 साल में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20 रुपया, यानी आपको चुकाना होगा 120 रुपया। ये मैं बात कर रहा हूँ SI की। लेकिन यदि आपको CI बताना है कि CI जो है 2 वर्ष बाद कितना देंगे, तो अब यहाँ पे कहानी बदल जाएगी। क्या कहानी बदलेगी, देखिए पहले साल जो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 100 रुपया, तो आपको जो है चुकाना था कितना, 110 रुपया। लेकिन दूसरे साल क्या होगा, अब आपको 100 रुपया पे 10% नहीं लगेगा, आपका अब 110 रुपया पे लगेगा। 110 रुपया का आपको 10% देना होगा। यानी यहाँ से कितना हो गया, ये 11 रुपया हो गया। ठीक है, 11 रुपया हो गया। इसका मतलब ये हो गया 110 में 11 ऐड करेंगे तो 121 आएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि यदि कोई व्यक्ति SI पे अगर 2 वर्षों के लिए किसी से 100 रुपया का कर्ज लेता है तो उसको चुकाना होता है 120 रुपया। लेकिन अगर CI पे लेता है तो उसको 121 रुपया चुकाना होता है। इसमें आपको क्या होता है, जो भी आपका नेक्स्ट ईयर जो है, जो ब्याज सहित जो आपका जो लौटाया हुआ राशि होता है उस पे आपको ब्याज लगता है। यानी सिंपल मैं कहूँ तो ब्याज पे ब्याज लगता है। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, इसी को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और ऐसे ऐसे केस आपको देखने को मिलते हैं जब आप किसी से जो है पैसे लेते हैं और आप यदि नहीं चुकाते हैं तो आपसे ब्याज पे ब्याज लेता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए इस चैप्टर में आपको देखने को क्या क्या मिलेगा टर्म, एक मिलेगा P, एक मिलेगा R, एक मिलेगा T, एक मिलेगा CI, एक मिलेगा SI। ठीक है, P और एक मिलेगा आपको A। ठीक है, इतना ही सारे टर्म मिलेंगे पूरे चैप्टर में, बस यही मिलेगा। P मतलब हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट, यानी इसको हम लोग मूलधन बोलते हैं। ठीक है, R का मतलब हो गया रेट, इसको हम लोग दर बोलते हैं। T का मतलब यहाँ पे टाइम है, इसको हम समय बोलेंगे। ठीक है, CI का मतलब हो गया आपको SI, सॉरी CI नहीं है, SI यहाँ पे लिख दीजिए पहले। ठीक है, ये भी सही था बट SI यहाँ पे लिखिए सबसे पहले। SI का मीनिंग हो गया सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। क्या हो गया, साधारण ब्याज। ठीक है, अब ये ब्याज जो साधारण ब्याज होगा 5 साल में भी सेम रेट पे ही लगेगा। और ये हो गया आपका CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। इसके अलावा A का मतलब होता है मिश्र धन। ठीक है, तो चलिए इस टर्म को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ये सब होते क्या हैं। मूलधन किसको बोलते हैं, दर किसको बोलते हैं, समय, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन। ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर का, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये किसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि SI CI में अंतर क्या है। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं। मैं बोला मान लीजिए 1000 रुपया आप किसी व्यक्ति से लेते हैं। ठीक है, अब ये कोई मान लीजिए सेठ है। ठीक है, क्या है, कोई सेठ है। चलिए ये कोई सेठ है, इसके पास जो है 2 व्यक्ति पहुंचते हैं, A और B। A और B 2 व्यक्ति पहुंचते हैं। A जो है इसका खासम खास है, यानी इसके पहचान का है। B जो है अननोन पर्सन है, इस B को नहीं जानता। तो A इसके पास पहुंचा तो ये सेठ क्या बोला, दोनों को जो है रिक्वायरमेंट कितने की है, 1000 रुपये की। ठीक है, अब सेठ के पास, सेठ में वर्ड यूज कर दिया हूँ तो उनके पास पैसे बहुत होते हैं। तो वे 2 व्यक्ति पहुंचे हैं A और B। ये क्या है, इनका खासम खास है। ये पहुंचा तो सेठ बोला ठीक है तुमको हम दे देंगे, कितने साल के लिए चाहिए तुमको, तो ये बोला हमको 2 साल के लिए चाहिए। ठीक है,
तो ये बोलेगा कि हमको कितना आपको ब्याज देना पड़ेगा, तो कहेगा चलो तुम तो अपने मेरे खास हो तो तुमको हम SI पे दे देते हैं, यानी तुमको साधारण ब्याज पे 2 साल के लिए हम पैसे दे देंगे, ठीक है, क्योंकि तुमको हम जानते हैं इसलिए हम तुमको रियायत दे रहे हैं, साधारण ब्याज पे दे देंगे। चलिए, तो ये जो है इसको जो है SI पे 2 साल के लिए दे दिया। अब B जो है दूसरा पर्सन, इसको ये जानता नहीं है, अननोन पर्सन है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा खतरा ज़्यादा है, तो हो सकता है B क्या करे, इसके पैसे को लेकर फरार हो जाए। तो यहाँ पे सेठ जो है दूसरा पॉलिसी लगाता है और कहता है कि तुमको हम पैसे देंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि तुमको हम SI पे नहीं, तुमको हम CI पे देंगे, यानी तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम पैसे देंगे, तुमको साधारण ब्याज पर ना देके चक्रवृद्धि ब्याज पर देंगे, यानी B को जो है हम CI पे पैसे देंगे। तो आपसे मेरा क्वेश्चन यही है कि आप बताएं कि E को जो है 2 साल में कितने पैसे लौटाने होंगे और B को कितने पैसे लौटाने होंगे। तो देखिए हमने क्या बताया, 1000 रुपया लिए हैं, तो ये क्या हो गया, मूलधन हो गया। तो 1000 तो दोनों को लौटाने ही होंगे। अब एक्स्ट्रा कितने पैसे देने होंगे दोनों को, एक्स्ट्रा की बात करें तो देखिए 1000 है यहाँ पे, अच्छा कितना % ब्याज है, 10% ब्याज है, ठीक है। तो ए को 2 साल बाद कितना लौटाना होगा, तो 1 साल बाद यदि लौटाना होता तो 1000 का 10% निकालते तो कितना आता, 10 रुपया आ जाता, ठीक है। अब देखिए ये जो मैं बात लिख रहा हूँ बार बार, इतना 10% होता है, इसलिए मैं बोला कि परसेंटेज आप देख लें। तो ए को जो है 1000 रुपया तो लौटाना ही पड़ता, ब्याज कितना देना पड़ता, 1 साल बाद 10 रुपया देना पड़ता। अच्छा बी के लिए क्या होता, तो बी को भी अगर पहले साल की बात करें तो 1000 रुपया तो होता ही, और बी को भी पहले साल 10 रुपया ही देना होता, क्योंकि पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ही सेम होता है। अब आते हैं दूसरे साल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरे साल में ए की बात करें तो फिर इसको 10 रुपया ही ब्याज देना होगा, क्योंकि ये जो ब्याज देना होगा इसको कहाँ पे, किस परसेंटेज पे दे रहा है, मूलधन पे 1000 पे दे रहा है। तो 1000 का 10% फिर निकालते तो 10 रुपया ही आता, तो आपको जो है 1000 का 10 + 10, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये हो जाता आपका 1020 रुपया। अब आते हैं हम बी के लिए। अब बी के लिए क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाता, क्योंकि क्या होता है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में जो नेक्स्ट ईयर का अमाउंट होता है, ठीक है, वही क्या बन जाता है आपको, प्रिंसिपल बन जाता है। तो टोटल अमाउंट क्या है, 1010 रुपया है, ठीक है, 1010 रुपया है। अब इस पे इसको 10% देना होगा, ठीक है, जबकि ए को क्या है 1000 पे ही देना होता है, 1000 भले 5वां साल भी देना हो तब भी 1000 का ही 10% देगा, ठीक है। लेकिन इसको अगर 5वां साल देना होगा तो 4 साल का जो भी ब्याज आएगा उसको ऐड करके उस पर 10% देना होगा। तो आप देख रहे होंगे दूसरे साल इसका ब्याज क्या हो जा रहा है, 1010 का 10%, ठीक है। तो ये 10 का 10% कितना हो जाएगा, ये आपको 101 यहाँ पे आ गया, देखिए कितना, हाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 101 आ गया, ध्यान देंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, ठीक है, कुछ लोगों को क्लियर नहीं होगा। देखिए पहले साल जो है बी कितना चुकाता, 1010 रुपया चुकाता, कितना, 1010 रुपया चुकाता, कोई दिक्कत नहीं है पहले साल यदि चुकाता तो। लेकिन 2 साल बाद चूंकि चुकाना है तो 1010 रुपया का 10% अब निकालेंगे हम लोग, तो इसका 10% कितना होगा, 10/100 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, तो इसको 101 रुपये ज़्यादा चुकाना होगा, यानी 1010 में फिर से 101 को ऐड कीजिए, ये हो गया 1, ये हो गया आपको 1, ये हो गया 1, इसको 1111 रुपये चुकाना होगा। आप अंतर देख पा रहे होंगे। अब ए को जो है 1020 रुपये चुकाना पड़ रहा है, जबकि बी को कितना चुकाना पड़ रहा है आपको, 1111 रुपया। आई थिंक आपको स्पष्ट हो पाया होगा। बाकी जो है चैप्टर जैसे आगे बढ़ेगा तो आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। जस्ट इंट्रोडक्शन में हम लोग देख लिए कि SI CI होता क्या है। अब मैं बोला कि कुछ टर्मिनोलॉजी होता है, इसको समझ लें, ठीक है। तो मैं बता ही दिया हूँ कि इतने सारे टर्म होते हैं, ठीक है। अब देखिए इनमें रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए A = क्या होता है, A = होता है P + I, यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये क्या है आपका मिश्र धन है, क्या है मिश्र धन, P क्या है मूलधन है, ठीक है, और I क्या है यहाँ पे आपका ब्याज दर है, यानी ब्याज है यहाँ पे, ठीक है। यानी आप जो है किसी व्यक्ति से मान लीजिए 100 रुपये लेते हैं, ठीक है,
और 10 रुपये उसको ब्याज लौटाते हैं तो उसका मिश्र धन कितना हो जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा। यानी मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है, मिश्र धन होता है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है, आपको अमाउंट हो जाता है, टोटल अमाउंट। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो बस इतनी सारी ही बातें थी। अब आइए हम लोग सीधे टॉपिक पे अपने आते हैं, कुछ फॉर्मूले वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी आप पैसे किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं, प्रिंसिपल हो जाता है, उसको पी से हम नोट करते हैं, प्रिंसिपल को पी से। एक ब्याज होता है, इसको इंटरेस्ट बोलते हैं। अब ब्याज का क्या होता है, एक दर होता है। अब ब्याज दर जो होता है, ब्याज आपको पता होना चाहिए कि हमने अभी क्या बताया, कोई धनराशि आप लिए 100 रुपया, आप लौटा रहे हैं उसको कितना, 110 रुपया, तो 10 रुपया ब्याज दिए। तो ब्याज का एक दर होता है, ठीक है, यानी रेट होता है। ठीक है, और ये रेट जो होता है, हो सकता है आपको वार्षिक भी लिया जाए, हो सकता है आपसे मंथली लिया जाए, हो सकता है आपसे छमाही लिया जाए, हो सकता है आपसे तिमाही लिया जाए, डिपेंड करता है आपके पैसे देने वाले पे। दूसरा टाइम होता है, टाइम तो आपको पता ही है, टाइम हो सकता है आपसे मंथली पैसा लिया जाए, ठीक है, नहीं तो आपसे 1 साल में लिया जाए। ठीक है, तो जो भी है, मिश्र धन हमने बता ही दिया। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन आपको होता है मूलधन जो भी होता है उसमें ब्याज ऐड कर देंगे, मिश्र धन आ जाएगा। अब देखिए, साधारण ब्याज के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो सिंपल से इसका फॉर्मूला यही होता है, जो लोग पहले से पढ़े होंगे उनको पता ही होगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं देख लें। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, जो भी आपका मूलधन दिया रहे उसमें रेट से मल्टीप्लाई कर दें और टाइम से और डिवाइड कर दें, 100 से आपका आंसर आ जाएगा। यानी फार्मूला होता है एस आई इजकल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, 100 रुपया जो है 5% वार्षिक ब्याज दर से आपको 2 वर्ष के लिए आपको देता है। तो पूछा जा रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा बताइए। तो देखिए यहाँ पे पी कितना है, 100 रुपया है पी, आर कितना है 5% और टी कितना है यहाँ पे 2। तो आपको सिंपल क्या करना है, 100 इंटू 5 इंटू 2 कर दे और डिवाइड क्या करना है 100, 100 से 100 कैंसिल। तो आपको कितना देना पड़ेगा ब्याज, 10 रुपये देना पड़ेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है मूलधन इंटू दर इंटू समय, ये आपको ब्याज हो जाता है। इसी में आपको पूछ देता है कि आप मिश्र धन बताएं, तो आप क्या करते हैं, मूलधन में क्या करते हैं, ब्याज को ऐड कर देते हैं, यानी पी में आप एसआई को ऐड कर देते हैं। तो आपका क्या आ जाता, 100 प्लस 10, कितना आपको लौटाना होता है, 110 रुपया। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो बेसिक से हम लोग फार्मूला देख लेते हैं, और फार्मूला जो मैं अप्लाई करने का तरीका बताया, बिल्कुल बस क्वेश्चन पढ़ना है और फार्मूला को अप्लाई कर देना है। अब देखिए आगे कुछ और फार्मूला। ठीक है, मिश्र धन आपको निकालना होगा तो ए इक्वल टू पी प्लस एस आई हो जाता है। ठीक है, बाकी कोई फार्मूला अगर आपको याद नहीं रहता है तभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम तरीका उसका बताएंगे। मूलधन देखिए, जब आपको मूलधन निकालना हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, साधारण ब्याज इंटू 100। अब देखिए फार्मूला तो वही है, उसी से ड्राइव किया गया है। यहाँ से देखिए, ये आपको फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप यहाँ से सारा ड्राइव कर सकते हैं। आपको यदि पी निकालना है यहाँ से, देखिए एस आई बराबर क्या दिया है, एस आई बराबर है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या निकालना है, इसमें पी निकालना है। तो देखिए पी निकालने के लिए क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एस आई इंटू 100 डिवाइड, ये आर इंटू टी क्या आ जाएगा, नीचे चला जाएगा आर इंटू टी, और इक्वल टू क्या हो जाएगा पी। तो ये क्या हो गया, आपका पी निकल गया। अब इतना कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए, ठीक है, कि हमको पी निकालना, आपको मान लीजिए आर निकालना रहता और यहाँ पे 3 चीज़ आपको पता होते तो आर भी निकाल लेते। ठीक है, आर कैसे निकालते, आर बराबर क्या आ जाता है, देखें आर बराबर ये एस आई में 100 से फिर गुना कर देते, ठीक है, इंटू ये कितना हो जाता है पी इंटू आई, पी इंटू आई, तो आपका आर भी निकल जाता। आई निकालना होता तभी भी निकाल लेते। अब बुक वगैरह इनको बनाना है तो ये फार्मूला जो है अलग अलग इसको लिखे हैं, एक ही फार्मूला को जो है 4 बार यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत आप सभी को नहीं होगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट है, साधारण ब्याज समय और मूलधन ज्ञात हो तो ब्याज का दर निकालना हो तो हम बता ही दिए। ठीक है, फार्मूला हम लोग डिराइव कर लिए, समय निकालना हो तो देख ही लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट ये आपके लिए फार्मूला है, ये आप ध्यान रख सकते हैं चाहे तो। देखिए क्या लिखा है कि मूलधन की मात्रा अगर n गुना हो रही हो तो ब्याज की दर क्या होगा। ठीक है, अगर देखिए क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ब्याज का दर क्या होगा, यदि मूलधन की मात्रा n गुनी हो रही हो, ठीक है, तो हो जाता है ब्याज की दर होता है आपका n-1 इंटू 100 अपन टाइम, जो भी समय दिया रहे। अच्छा,
ये तो हो गया ब्याज की दर। अगर समय निकालना हो तो सेम फार्मूला रखेंगे n-1 इंटू 100 डिवाइड बाई दर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परेशान नहीं होना है बिल्कुल, क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे इजीली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में, और बेसिक अप्रोच से यदि आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम में आप पढ़ सकते हैं। तो आप ये फार्मूला अगर ध्यान रखेंगे तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट में क्या दिया है, ब्याज की राशि मान लीजिए n गुना हो रही है, तो ब्याज का दर के लिए क्या हो जाएगा, दर बराबर n इंटू 100 बाई समय, समय बराबर भी यही हो जाएगा, सेम फार्मूला दर कर देंगे। ठीक है, ब्याज की राशि यानी क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ब्याज जो है मान लीजिए 5 गुना बढ़ाई जा रही है, तो ब्याज की दर बताइए, तो n इंटू 100 बाई 100 कर देंगे, n इंटू 100 बाई जो भी है समय निकाल देंगे। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपसे जनरली बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं कि यदि कोई धन है t1 समय में n1 गुना हो जा रहा है और धन जो है n2 गुना हो जा रहा है, तो उसको कितना टाइम लगेगा। यानी सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि कोई पैसा है जो 5 वर्षों में तिगुना हो जा रहा है, तो आप बताइए कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं तो आपसे पूछा जाएगा कि 500 रुपया जो है 2 वर्षों में 4 गुना हो जा रहा है, तो आप बताएं उससे 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को आप बेसिक अप्रोच से बनाएंगे तो आप काफ़ी प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो उसके लिए क्या बात ध्यान रखेंगे, देखिए क्या है, t1 समय में कितना हो रहा है, n1 गुना हो रहा है, यानी t1 समय मतलब मान लीजिए 5 वर्षों में 2 गुना हो रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है 10 वर्षों में बताएं कितना गुना हो जाएगा, यानी 10 वर्ष में 2 गुना होने के लिए कितना टाइम लगेगा आपसे पूछे, तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले n1 लिख देंगे, -1 लिख देंगे, डिवाइड t1 समय में तो t1 समय लिख देंगे, इक्वल टू n2 लिख देंगे, -1 डिवाइड t2। अब आपसे देखिए पूछेगा क्वेश्चन में क्या, कैसे अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूला को। आपसे क्वेश्चन में n1 दिया रहेगा कि कोई धन जो है आपको 5 वर्षों में ये 5 गुना हो रहा है, तो आपको टाइम दिया रहेगा 5 वर्ष, और 5 वर्ष में मान लीजिए दिया है कि 10 गुना हो जा रहा है, तो 10 लिख देते हैं। तो आपसे पूछेगा कि कितने वर्ष में 15 गुना हो जाएगा, तो 15 n के जगह पर रख देंगे और यहाँ से टाइम निकल जाएगा। देखें यहाँ पे हमेशा क्या होगा, 3 नोन वैल्यू होगा और 1 का नोन वैल्यू होगा। तो आपको n1 पता है, t1 पता है, n2 पता है, तो t2 निकाल सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाए कि आप बताइए कि कोई धन जो है 5 वर्ष में 10 गुना हो रहा है, तो आप हमें बताइए 16 वर्ष में वो कितना गुना हो जाएगा, 16 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो t2 की जगह पे 16 रखेंगे। बस फार्मूला आप क्या याद रखेंगे, इसको मैं स्टार यहाँ पे लगा देता हूँ क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अभी पूछे गए हैं, तो इस फार्मूले का आप जरूर याद रखेंगे। मैं ये दूसरा आपको फार्मूला बोल रहा हूँ याद करने के लिए। एक फार्मूला मैं पहले बताया p इंटू आर इंटू टी बाई 100, और दूसरा ये जरूर इसको याद रखेंगे n1 - 1 बाई टी, n2 - 1 बाई टी। नेक्स्ट देखिए, जब कोई धन ब्याज दर r1 से n1 गुना हो तो धन n2 होने के लिए ब्याज दर r2 के लिए ये सूत्र है। ठीक है, यानी ये ब्याज दर का बात हो रहा है। कह रहा है कि मान लीजिए कोई धन है वो r1 से n1 गुना हो रहा है, r1 जो है दर है तो n1 गुना हो जा रहा है, तो आप बताएं कि धन जो है n2 होने के लिए ब्याज दर क्या रखना होगा। तो उसके लिए भी सेम ऐसा ही फार्मूला है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे टी के जगह पे क्या करना है, आर रख देना है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए SI। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं CI की ओर, कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं ऑलरेडी बता ही दिया हूँ। ठीक है, क्या होता है आपको, पहले साल SI CI दोनों सेम होता है, लेकिन अगले साल जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा, ब्याज की राशि मूलधन में जोड़कर ब्याज लगाया जाए तो ब्याज पे भी ब्याज लगाया जाता है, और ब्याज पे ब्याज लगाता है, इसी को हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक सा फॉर्मूला एक याद रखेंगे, और बेसिक सा फॉर्मूला ये दिख रहा है। मिश्रधन निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 + r/100 का पावर t। इस फार्मूले पे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट कहीं कहीं आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देखिए फार्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज के केस में ए बराबर होता है आपको p, दोनों फार्मूला मैं एक साथ लिख देता हूँ। देखिए अगर आपको निकालना रहे SI तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा p इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, अब आपको A निकालना हो तो आप क्या करेंगे, P + SI, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा केस,
निकालना है आपको चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए का फॉर्मूला डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, पी जो भी आपका हो प्लस 1 प्लस रेट जो भी दिया रहे डिवाइड 100 और इसका पावर टी कर देंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, बस एक फार्मूला। ये तीसरा फार्मूला मैं आपको बोल रहा हूँ याद रखने के लिए। ये 3 फार्मूला याद रखेंगे, आपका काम बेसिक सारा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी से आप निकाल सकते हैं, मान लीजिए आपको मिश्र धन पता है, मूलधन पता है, रेट निकालना है तो निकाल सकते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी में जो है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे किया गया है, परेशान नहीं होना है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अर्धवार्षिक शर्त, मान लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है आधा वर्ष पे गणना होता है उसका, तब फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे दर जो है डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और समय इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, यदि तिमाही होगा फॉर्मूला सेम ही रखना है, दर डिवाइड 4 कर देना है, चूँकि तिमाही यानी एक साल में कितना तिमाही होता है, 12 माह, यानी 3 माह का एक तिमाही, तो 12 माह में 4। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर तिमाही पूछ दे तो आपको क्या करना है, मूलधन तो लिखना ही है 1 प्लस रेट कितना हो जाएगा, अब r/4 हो जाएगा, और ये देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे लिखा है 1 प्लस दर/4 डिवाइड 100 और समय जो है 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, बस ध्यान देंगे, इतना परेशान इसमें होना नहीं, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पे बेसिक सा आपको चार्ट दिख रहा है परसेंटेज का। ठीक है, आप देख सकते हैं, अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रखें, इसे आपके लिए हेल्पफुल जो है सिद्ध हो सकता है। बाकी याद नहीं है तभी भी कोई दिक्कत नहीं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए ये ब्याज का दर है, ये ब्याज प्रतिशत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3-4 चीज़ आपको दिया हुआ है, चलिए मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ब्याज का दर है, ये 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज है, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्षों के लिए और 3 वर्ष के लिए। देखिए अगर कोई भी वस्तु है, अगर 2% ब्याज दर से 2 वर्ष के बाद पूछा जाता है तो उसका 4% हो जाएगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज देखिए कितना हो जा रहा है, 4.04। 3 वर्ष के लिए बात करें तो साधारण ब्याज तो 3 दूने 6 हो जाएगा सिंपल, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज देखिए 6 ना होकर 6.09 हो रहा है, क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज लग जा रहा है। तो इसका एक चार्ट है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं। जैसे देखिए 10% पहले पे है और दूसरे साल 2 साल बाद साधारण ब्याज आपको देना होगा तो 20%, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा तो आपको 21% देना होगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको याद रख सकते हैं, बाकी डायरेक्ट इसको आप अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन में। इससे जो है क्वेश्चन क्विक बनता है, विद इन सेकेंड आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, जैसे मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए कि आप बताइए कोई व्यक्ति जो है 7% ब्याज के दर से 3 वर्ष बाद 1,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना देना होगा, तो हमको पता है कि 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 22.5043। तो हम लोग क्या कर लेंगे, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, बाकी लेक्चर जो है जिनको भी स्लो लग रहा होगा, हमारा कोशिश है कि आपका कम टाइम में सारा चीज़ कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देखिए पहला ही अच्छा सा क्वेश्चन एक आपसे पूछ दिया। ठीक है, ये आपको है, देखिए 63 बीपीएससी का क्वेश्चन है। एक राशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 4,624 रुपया, और 3 वर्ष में हो जा रही है 4,913 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है राशि क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का बनाने का एक बेसिक अप्रोच हो सकता है, मैं बताता हूँ, फिर इसका एक हम लोग ट्रिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक राशि, राशि नहीं पता है कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में वो इतना हो जा रहा है। अब देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपसे क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जा रही है। आपसे पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष में जो राशि कितना हो जा रहा है, 4,624 रुपया, और दिया है आपको 3 वर्ष में वो राशि हो जा रहा है 4,913 रुपया। तो आपसे पूछा है कि वो राशि बताएं, यानी आपसे क्वेश्चन में क्या दिया है, पी बताना है आपको, पी क्या होगा, यानी वो कौन सी राशि होगी जो 2 वर्ष में इतने हो जा रही है और 3 वर्ष में इतने हो जा रही है। आपको यहाँ रेट नहीं पता है, आपको यहाँ पी नहीं पता है, तो देखिए आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक अप्रोच मैं इसका बता देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर हम इसको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 वर्ष में इतना। अब एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि वो राशि जो होगी मूलधन, एज्यूम कर लेते हैं हम कि जो मूलधन होगा वो कितना होगा, पी रुपया एज्यूम कर लेते हैं, चलिए पी रुपया हो गया मूलधन, और दर जो है ये एज्यूम कर लेते हैं हम लोग R%, पता नहीं है कितना होगा। ठीक है,
अब जो है आपको दिया है टाइम कितना दिया है यहाँ पे 2 साल। अच्छा, और ये कितना हो जा रहा है 4,624 रुपया। ठीक है, यही ना, 2 वर्ष में इतना हो जाता है। तो ये क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो देखिए फॉर्मूला अभी हम आपके बताया कि ए इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर क्या हो जाता है, टी हो जाता है। बस पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट वाली है, तो पहले पुट द वैल्यू करें। यहाँ पे देखिए एक जगह पे तो आपको वैल्यू पता है कितना हो जा रहा है 4,624 इक्वल टू पी की जगह पे नहीं पता है, पी ही लिखेंगे। 1 प्लस आर की जगह पे नहीं पता है, आर ही लिखेंगे, डिवाइड बाई 100। टी की जगह पे आपको पता है कितना 2। एक इक्वेशन ए बन गया। दूसरे पे आते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, सेम फार्मूला ही रखेंगे, डाटा ये चेंज हो जाएगा। ये दोनों डाटा, ये 3 वर्ष में कितना धन हो जा रहा है, देखिए 3 वर्ष में कितना हो रहा है 4,913। तो सीधे हम लिखेंगे 4,913 इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 3। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। देखिए पहला इक्वेशन हमारा यहाँ है, दूसरा इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन में क्या है, पी और आर क्या है, अनोन है, पी और आर अनोन है। तो दोनों इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पी और आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो एक तो तरीका ये हो गया। अब ये काफ़ी जो है कॉम्प्लेक्स है, कैलकुलेशन आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा, यहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, हालत ख़राब होने का मतलब आपका टाइम थोड़ा अधिक लगेगा। ठीक है, तो टाइम आपका टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ, बाकी आप एक बार सॉल्व करके जरूर देखेंगे। ये हो गया 4624, पी तो ऐसे ही लिखेंगे आप। ये हो जाएगा 100 प्लस आर, कितना हो जाएगा ये 100 प्लस आर डिवाइड 100। और ये चूँकि पावर 2 है तो ये 2 बार ऐसे होगा 100 प्लस आर डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब आप देखिए एक इक्वेशन ये आ गया। दूसरा इक्वेशन लिखेंगे जो भी दिया है आपके में, ऐसे करके देखेंगे। यहाँ से जो है कुछ आपको एग्जैक्ट जो है डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। थोड़े से यहाँ पे अमाउंट आपको बचेंगे, नीचे उसको लिखेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका दोनों का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका है कि इसको क्या करें और सिंप्लीफाई करें। ये 100 जो है यहाँ पे दिया है, 100 को इधर लेफ्ट साइड भेजें और इसको सिंप्लीफाई कर लें और इसको भी सिंप्लीफाई करके पी और आर निकालें। यहाँ से आपका कैलकुलेशन ही बचता है, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी लेंदी हो गया। तब दूसरा अप्रोच क्या रख सकते हैं, तो देखिए 2-3 तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपसे क्या दिया है क्वेश्चन में कि T1 वर्ष, यानी T1 मतलब क्या है 2 वर्ष। 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है पैसा आपका 4,624, यही था। देखिए, और नेक्स्ट क्या दिया है आपको 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, देखिए 3 वर्ष में कितना दिया था, 3 वर्ष में आपको रुपया दिया था, देखिए कितना रुपया दिया था 3 वर्ष में 4,913। ठीक है, तो 3 वर्ष में आपको 4,913। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया था। अब डायरेक्ट आपको जो है P निकालना है, तो इसका एक फार्मूला याद रखेंगे। P इक्वल टू होता है आपको A1 इंटू T2 माइनस A2 इंटू T1 डिवाइड T2 माइनस T1। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ये फार्मूला ध्यान रखेंगे, आपका क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या पता है, A1 पता है, T2 भी पता है, A2 पता है, T2 पता है, तो P डायरेक्ट निकल जाएगा। देखिए करना क्या है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, A1 कितना दिया है आपको, ये A1 है और ये 2 है। A1 की कितना दिया है 4624, तो यहाँ पे लिखे 4624। T2 कितना है, T2 3 है यहाँ पे, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस A2 कितना दिया है, A2 आयोन से समझ पा रहे होंगे, पहला का मिश्रधन है और दूसरा का है, तो ये कितना है 4913। ओके, इनटू ये आपको T1 कितना है, तो 2 वर्ष के लिए है, तो 2 वर्ष, माइनस T2 माइनस T1 है, तो T2 आपको पता ही है कितना है, T2 जो है 3 है और T1 कितना है 2 है, तो 3 माइनस 2 तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 लिखे या ना लिखे। अब सिंपली जो है कैलकुलेट कर ले, इसको मल्टीप्लाई कर दे और माइनस कर दे, आपका आंसर निकल गया। देखें 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 छक 18, 1, 3 चौके 12, 1 13, माइनस यहाँ पे देखिए कितना आ गया 2 3 6, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 चौका 8 1 9,
माइनस कर दे निकल जाएगा। आप देखें यहाँ पे क्या करना है आपको, 9 कितना है, 9 है आपको, 8 है, 2 है, 6 है, 12 में से 6 गया 6। नेक्स्ट देखें ये 7, 6 में से 2 गया 4, ये हो गया 8 में से 8 गया 0, और ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 13 में से 9 गया 4, यानी 4046 रुपया। क्या हो जाएगा आंसर आपका, 4046 रुपया। देखिए क्या करना था, अगर ऐसा क्वेश्चन देता है कि कोई धन जो है 2 वर्ष में इतना हो जाता है, 3 वर्ष में इतना हो जाता है, मिश्र धन, ये क्या है, CI है। अगर कह रहा है कि कोई धन जो है 2 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट पे इतना रुपया हो जा रहा है, 3 वर्ष में इतना रुपया हो जा रहा है, तो P बताएं। तो P के लिए डायरेक्ट आप फॉर्मूला ये ध्यान रखेंगे, A1 इंटू T2 माइनस A2 इंटू T1 डिवाइड T1 माइनस, तो जो भी समय का डिफरेंस होगा नीचे लिख देंगे। फार्मूला याद नहीं है कोई परेशानी नहीं है। देखिए कैसे याद कर सकते हैं इसको, P बराबर जो पहला आपको मिश्रधन दिया होगा कि इतना पैसा हो जा रहा है उसको पहले लिख लेंगे, और दूसरे वाले का टाइम लिख देंगे, माइनस दूसरे वाले का मिश्रधन लिख देंगे और पहले वाले का टाइम लिख देंगे। सिंपल सा कहानी ये है। और दूसरा टाइम में से पहला टाइम माइनस कर देंगे, नीचे कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। बस कैलकुलेशन बचता है। तो इसका आंसर आ गया 4046। चलिए देखते हैं हम लोग इसका। यहाँ पे जो है 4046 कितना आया था अपना, 4046 आया था। हाँ 4046, पहला ऑप्शन में नहीं है, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये हो सकता है कहीं मिस्टेक कर दिया हो, ये इसका कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। तो बीपीएससी का अभी किस क्वेश्चन होता तो ऑप्शन ही हो जाता है। इसका आंसर ऐसे 4046 ही आएगा। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब देखिए यही क्वेश्चन अगर सेम रहता और यहाँ पे ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं करके आपको कर दिया रहता साधारण ब्याज, क्या कर देता, साधारण ब्याज, तो इसके लिए हम आपको ट्रिक थोड़ी देर पहले बताए हैं। उस ट्रिक को आप यहाँ पे रखते और आपका बन जाता। ठीक है, तो आप उस समय क्या करते, N1, ठीक है, आप N1 करके बना सकते थे जो फॉर्मूला हमने बताया। खैर अगर आपको कोई ट्रिक वगैरह ध्यान नहीं आए तो बेसिक अप्रोच आप कर लेते हैं। यहाँ पे क्या रहता, साधारण ब्याज रहता, तो आप सभी को पता ही है P इंटू आर इंटू टी बराबर ये आ जाता। ठीक है, फिर P इंटू आर इंटू टी बराबर ये आ जाता। आप दोनों इक्वेशन करके सॉल्व कर सकते थे। एक और इसका तरीका है बनाने का। ठीक है, हम लोग दूसरे क्वेश्चन में उसको देखते हैं। चलिए, चूँकि क्या है अपना टारगेट है थोड़ा मिनिमम टाइम में जो है आपको करा देना, क्योंकि कुछ लोग जो है वीडियो रिवीजन पर्पज़ से भी यूज करते हैं। चलिए देखिए, एक व्यक्ति जो है 20 रुपया मूल्य के शेयर 9% लाभांश अदा करके खरीदता है। वह अपनी धन को 12% ब्याज पर बेचना चाहता है। प्रति शेयर का बाजार मूल्य बताएं। तब आपको यदि कोई फॉर्मूला वगैरह याद नहीं है, परसेंटेज आता है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। शेयर मार्केट में जो काम करता है उसको ये समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। कोई व्यक्ति जो है 20 रुपये का शेयर खरीद रहा है। ठीक है, कितना है, ₹20 का। देखिए ₹20 का शेयर खरीद रहा है, लेकिन लाभांश 9% अदा करके। यानी देखिए शेयर मार्केट में क्या होता है, वहाँ पे दो चीज़ होता है, एक परचेज किया जाता है और एक सेल किया जाता है। तो जो भी सेल करेगा वो कभी ना कभी किसी से परचेज किया होगा। तो जब सेल करता है व्यक्ति तो चाहता क्या है कि हम प्रॉफिट में सेल करें। ठीक है, तो कोई व्यक्ति मान लीजिए 20 रुपये का शेयर रखा है, तो अपने दिमाग में एक डाटा रखा है कि 9% जैसे ही इसका लाभांश हो जाएगा तब हम बेच देंगे। ठीक है, अब इसी को कोई ना कोई व्यक्ति खरीदेगा, तो कोई ना कोई व्यक्ति खरीद लिया। अब ये जो परचेज किया 20 + 9% पे, अब ये इतने में तो बेचेगा नहीं। फिर ये क्या करेगा, एक टारगेट अपने दिमाग में बनाता है, और ये टारगेट बनाया है कि हम 12% पे बेचेंगे। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि प्रति शेयर का भाव क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया होगा। एक परचेजर होता है, एक सेलर होता है। अब कोई भी जो बेचने वाला होता है कभी ना कभी किसी से परचेज किया रहता है, तो वो क्या चाहता है, हम थोड़ा प्रॉफिट पे करें। तो पहले से ही क्या देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि 20 रुपये का तो शेयर का दाम है, लेकिन 9% लाभांश किसी को देता है, उसके बाद वो परचेज करता है, तो उसका मूल्य हो जाएगा ये। अब इस पर फिर इसको 12% का लाभ होना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इसको एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं इसको। बाकी परेशान बिल्कुल नहीं होना है, अभी इसको जो है आप कर लें। अगर आपको इशू आएगी इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी चैप्टर से रिलेटेड इशू आएगी, तो हम लोग जो है इसको लाइव भी डिस्कशन कर सकते हैं। यदि आपका कमेंट बॉक्स में ज़्यादा लोगों का कमेंट रहेगा तो मैं लाइव जो है डिस्कशन कर लूँगा, और वो क्लास थोड़ा लंबा रहेगा इससे। चलिए, तो एक व्यक्ति कितना में खरीदता है जी, 20 रुपये में नहीं खरीदता है, 20 रुपये में 9% किसी को लाभांश दे देता है। 9% लाभांश देता है, यानी 9% को हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, 109/100। ठीक है,
परसेंटेज में हमने बताया था आपको, जब भी लाभांश होता है तो 100 में ऐड करके लिख देते हैं, तो 109/100। तो इतना में तो परचेज किया, अब बेचेगा कितने पे, 12% पे बेचना है लाभ पे, तो फिर 100 में 12 ऐड कर देंगे इंटू 100। अब डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ से निकल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब ये 20×25 100 हो गया, ठीक है। ये 5 से देखे कितना जाएगा, ये 5 से एग्जैक्ट हो जाएगा नहीं, ऐसे देखे 5 दूना 10 और ये हो गया 1 2, तो ये 5 दूना 10, 0.20, 5 के 20, इतना आ गया, ठीक है। अब क्या करें, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 100 से डिवाइड कर दें, तो देखें 109 में आपको मल्टीप्लाई करना है 22.4 से, तो मैं इसको लिख देता हूँ 10 और इसको लिख देता हूँ 100। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 9 चौका 36, ये 6 दिखेगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके आप 1000 से डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 6 आ रहा है क्या किसी में, आखिरी में देख लेते हैं हम लोग। ये तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, 6 कहीं दिख नहीं रहा है, इसको आपको कैलकुलेट करना ही होगा, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट चलिए कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए चलिए इसको कैलकुलेट कर ही देते हैं, ठीक है। इतना तो आपको बात समझ में आ ही गई होगी। दूसरा तरीका एक और था, देखिए 20 का जो है 9% पहले लाभ हो रहा था, तो 109 बटा कितना हो गया 100, ठीक है। तो ये 20 बचे कितना हो गया 100। चलिए तो पहला केस हो गया, उस व्यक्ति को जो शेयर मिलेगा वो कितना मिलेगा 109/5 रुपया में। अब 109/5 रुपये का कितना उसको लाभ कमाना है 112, 12% कमाना है, तो 112 बटा कितना हो जाएगा 100, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, बाद में इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, या पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये कितना आया था अपना 22.4 आया था, ठीक है। तो 109 इंटू 224, इसको हम चाहें तो 10 लिख सकते हैं और ये है 100। तब दोनों को सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। 109 को 224 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 224 को 109 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसका एक तो तरीका है कि आप, एक इसका डायरेक्ट भी तरीका है, मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। देखें सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 चौका 36, 3 आ गया, 9 दूनी 18, 4 22, 22 3 25, 2 आ गया, ये हो गया आपको फिर 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 22 2 26, 26 2 28, आ गया 2। अब फिर देखिए ये 0 और ये 2, 2 और 2 4 आ गया, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद आपका ये 2 एकम 2, ठीक है, और ये कितना है 3 0 है, तो डिवाइड कितना कर देंगे जी, तो यहाँ पे देखिए कितना अपना बन गया 2 4 8 5 6, डिवाइड कितना आ गया, 1 पे 3 0 है, 1 2 3, तो 1 2 3 के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कितना आ गया 24.856 रुपया, ठीक है, 24 अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट कैसे किया, ठीक है। आप कैलकुलेट करते तो काफ़ी आपको टाइम लगता, ठीक है। तो अगर कैलकुलेशन से रिलेटेड आपको इशू आ रहा है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ऐसे जानने के लिए अभी मैं आपको ऑनलाइन में बता देता हूँ, जो भी समझ पाए समझ जाए, बाकी हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे, ताकि लेक्चर जो है लंबा नहीं हो। देखिए आपको क्या करना होता है, स्टिक में सबसे पहले ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है, लिख देना होता है, जो भी बचे उसको लिख लीजिए, फिर एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, और जो भी आपका पहले से बचा उसको ऐड करके यहाँ लिखना होता है। फिर क्या करते हैं, इसको इससे और इसको इससे करके और इसको इसको करके ऐड करके फिर ऐड करके यहाँ पर लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है, यानी मैं बताना चाह रहा हूँ, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, ये 5 स्टेप है आपका, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। चलिए तो ये 24.856 आ गया। चलिए आंसर देखते हैं हम लोग, 24.856 कितना आया है 24.856। अभी देखिए यहाँ पे 24 के करीब तो कोई आंसर, हाँ यहाँ पे 25 दिख रहा है, तो अप्रॉक्स 24.856 25 माना जा सकता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ऑप्शन ई होता, बीपीएससी के लिए क्वेश्चन होता, और अभी जैसे बन रहा है ऑप्शन ई, तो उसमें आता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते थे, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर मैथमेटिक्स में एग्जैक्ट आंसर माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 25 को मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लगभग 25 के करीब है, ठीक है, क्लियर है, 25 आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष में 50,000 रुपये बढ़ के 57,000 हो जाता है, पूछ रहा है तदनुसार 5 वर्ष में उसी साधारण ब्याज दर से ये कितना रुपया
70,000 का कितना हो जाएगा। यानी सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि 50,000 रुपये आप देते हैं, अब पता नहीं कितना आप रेट पे दे रहे हैं, तो 1 साल में 57,000 हो जा रहा है। तो आप बताइए कि अगर 70,000 रुपये किसी को 5 साल के लिए देंगे तो कितना हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में क्या करें, आप रेट निकाल लें। देखिए क्या दे रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको दे क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में बता रहा है आपको कि 1 वर्ष में 50,000 से 57 हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 50,000 से कितना बन जा रहा है, 57। 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है उसको, 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, 57,000 हो जा रहा है वो पैसा। अच्छा कितना रह रहा है, पहले वो 50,000 रह रहा है, 50 रह रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि उसको जो है 50,000 का 57 हो जा रहा है, यानी 7,000 उसको बेनिफिट हो जा रहा है 1 साल में। तो ब्याज तो आपको पता हो गया कितना हो गया, 7,000। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। पी पता ही है आपको, पी कितना है, 50,000 है, कोई दिक्कत नहीं। आर आपको नहीं पता है। टी आपको पता है कितना है, 1 साल में हो जा रहा है, 1 साल। आपको फार्मूला पता ही है, यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आपको क्या फार्मूला पता है, पी बराबर क्या होता है, सॉरी ए बराबर क्या होता है, ए आपको पता ही है। अच्छा एस आई का भी फार्मूला पता है तो वो भी निकाल सकते हैं। एस आई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको पता है। यहाँ पे आपको एस आई पता है कितना है, 7,000, 7,000 रख दे इसकी जगह पे। पी पता है कितना, 50,000, 50,000 रख दे। इंटू आर नहीं पता है, टी पता है 1 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से आर नहीं निकल जाएगा आपका, बिल्कुल आर निकल जाएगा। ये इसको इधर भेजें तो ये देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए आर कितना हो जाएगा आपका। देखिए आर बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 पे 000 इंटू 1 पे 00 मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा 5 पे 000 नीचे आ जाएगा। 000 से 000 कैंसिल, 5 से हो जाएगा 5 2 10 0, यानी कितना आ गया ये, को 2 सत्ते 14, 140। कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुआ है क्या, डाटा देख लेता हूँ मैं। ओके ओके, हाँ देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ है। ये है 50,000 है, मैं 5,000 यहाँ पे लिख दिया था। ये यहाँ पे क्या है, 50,000 है, 5 पे 000 है, ठीक है। तो ये 000 से 000 कैंसिल हो गया, और 1 0 से 1 0, और 5 दूना तो 2 7 दूना, ये 14% आ जाएगा। मैं सोचा कि 140% जो है कैसे आ गया, तो ये 14%। देखिए क्लियर, मैं फिर से लिख देता हूँ। मैं एक डिजिट यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया था, ठीक है। ये 50,000 है, ये तो 100 ही है, ठीक है। यहाँ से आर लिखना है, आर क्या हो जाएगा आपका, 7,000 पहले से है, ठीक है, इंटू 100 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और ये क्या है, 50,000 है, मैं इसको क्या लिख दिया था, 5,000, तो 50 पे 3 0, तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये 5 दूना 10 हो गया, और ये 7 दूना 14 हो गया, यानी 14% आपको रेट निकल गया। अब आपको रेट निकल गया तो क्या दिक्कत था, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है बताएं, कि 7,000 बढ़ के, सॉरी 7,000 नहीं है, कितना है, 70,000 बढ़ के कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, रेट पता ही है आपको 14%, और कितना हो जाएगा, 70,000 है, तो आप निकाल सकते हैं ना। 70, सॉरी हाँ 70,000 है, तो 70,000 का 14% कितना हो जाएगा, कितने साल में, 5 साल में। तो इंटू 5/100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, ये हो जाएगा 14 × 5 = 70, ठीक है। तो हो गया 700 इंटू 70, तो ये कितना हो गया, 7 7 49, और इस पर हो गया ये 000, ठीक है। ये तो इसको ब्याज मिल गया, तो ये आपको 70,000 में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। 70,000 में इसको 49,000 को ऐड कर दें, आपका टोटल प्राइस निकल जाएगा। देखिए कितना लौटाना होता है, ए बराबर क्या होता है, P/SI होता है। मैं बताया था मिश्रधन क्या होता है, P/SI होता है। तो P देखिए यहाँ पे क्या था, P देखिए कितना था, 70,000 था, प्लस SI कितना है यहाँ पे, 49,000 है। तो ये कितना हो गया आपका टोटल, देखिए 000, और ये हो गया 9, और ये हो गया 11, यानी देखिए कितना आ गया आपको, ये आंसर आ गया 11,9,000। देखते हैं आंसर, 11,9,000, ठीक है। आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 1 वर्ष में 5,000 बढ़ के 5700 हो जाता है,
तो 5 वर्ष में उसी साधारण ब्याज पे 7,000। सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें कुछ है नहीं फर्क। बता रहा है कि कोई धन जो है मान लीजिए 5,000 का 5700 हो जाता है 1 साल में, तो आप बताइए अगर 7,000 वो धन रहता तो 5 साल में कितना हो जाता था। तो सेम क्वेश्चन आप अप्लाई करेंगे, सेम फार्मूला आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इस क्वेश्चन में भी दिया है कि 5,000 आपको जो है बढ़ के कितना हो जा रहा है, 5700 हो जा रहा है। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ से बेनिफिट्स कितना दिख रहा है 700 का। अच्छा, 1 साल में हो रहा है। ठीक है, तो P इंटू पी कितना है, 5,000 है। सेम तो क्वेश्चन है, 2 कॉपी है यहाँ पे, बिल्कुल अंतर नहीं है, केवल डाटा चेंज है। 500 इंटू 1 इंटू आर बाई 100, तो यहाँ से आपको आर निकल जाएगा। आर निकाल के फिर उसके बाद 7,000 का निकाल दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। अब देखिए उसमें थोड़ा सा जो है डाटा चेंज हो जाएगा। ये आंसर कितना आया था, 1 लाख आया था, तो ये आ जाएगा इसका 11,900 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि सेम क्वेश्चन था इसीलिए मैं इसको नहीं सॉल्व किया, बस आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा अलग है। एक मनुष्य 3 वर्ष की अवधि के लिए समान दर तथा समान ब्याज पे 400 और 600 रुपया उधार देता है। ब्याज के रूप में उसे 90 रुपया मिलता है, तो कह रहा है कि प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगा। कोई एक व्यक्ति है 3 वर्ष के लिए क्या करता है, समान दर और समान ब्याज से किसी को मान लीजिए 400 भी देता है और 600 रुपया देता है, उसको टोटल ब्याज 90 रुपया मिलता है, तो कह रहा है ब्याज दर क्या होगा। तो बस इस क्वेश्चन का भी आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 5। ठीक है, देखिए कोई व्यक्ति है 3 वर्ष के लिए दे रहा है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए दे रहा है। ठीक है, देखिए अब हमको पता नहीं है कि कितने दर पे दे रहा है, तो दर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि वो R% दर पे दे रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, R% दर पे जो है वो दे रहा होगा। अब देखिए उसको टोटल जो है ब्याज कितना मिल रहा है, 90 रुपया मिल रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं। पहला वो पैसा कितना दे रहा है, 400 रुपये दे रहा था। 400 और 300 ही था शायद, हाँ 400 और 600 है। ठीक है, तो पहला वो कितना दे रहा है, देखिए देखें इसको, देखिए रेट हम एज्यूम कर लेते हैं कि R% है। ठीक है, अब जो है उसको टोटल जो है ब्याज कितना मिल रहा है, 90 रुपया मिल रहा है। ठीक है, तो ये ब्याज किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए पहला जो है 400 रुपया लगा रहा है वो। ठीक है, R% पे लगाएगा, कितने टाइम के लिए लगाएगा, 3 वर्षों के लिए, तो 3/100। दूसरा अमाउंट उसका क्या है, 600 रुपया है, वो भी R% से ही लगाएगा, और कितने साल के लिए लगाएगा, वो भी 300/100। अब यहाँ से आपको R ही तो निकालना है, आप निकाल पाएंगे इजिली। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टी, ऐसे तो एक कट भी जा रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। यहाँ पे देखें ये 4×3 12R हो गया, प्लस ये 6×3 18R हो गया। ये कितना हो गया, देखें 6×3 18R इक्वल टू कितना आ गया, 90। तो ये 12R और 18R कितना हो गया, 30R इक्वल टू कितना आ गया, 90। तो यहाँ से R का वैल्यू क्या आ जाएगा, 90/30, शून्य से शून्य कैंसिल, 3×3 = 9 यानी 3%, यानी आपका आंसर आ गया 3%। देखें आपका आंसर हो जाएगा 3%। सिंपल। इस क्वेश्चन में मैं क्या किया, आपको दिया था कोई व्यक्ति है 3 वर्ष के लिए धन लगा रहा है, कितना कितना 400 रुपये दे रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया उसे 400 रुपये लेके चला गया, कोई आके 600 रुपये लेके चला गया, और दोनों लोग जो है 3 वर्ष आके उसको 90 रुपये ब्याज दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि फॉर्मूला P/R/T/100 यही होता है ब्याज का फॉर्मूला। ये दोनों का इसका टोटल जो है ब्याज है। ठीक है, ये टोटल ब्याज इक्वल टू पहला का ब्याज प्लस दूसरा का ब्याज। ठीक है, यहाँ से R जो है 3% निकल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका CGL में पूछा हुआ है। 5,000 रुपये पे 2 वर्ष में 300 साधारण ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर बताएं। तो ये भी आप बता सकते हैं, सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है। 5,000 रुपया है, P दिया है, टाइम दिया है 2, ब्याज भी दे दिया है, R निकालना है। तो फार्मूला मैं बताया थी आपको, 3 ही बोला था कि 3 फार्मूला आप याद रखेंगे, बाकी एक ट्रिक के लिए। देखिए क्या था फार्मूला, क्या था आपको SI का, SI बराबर P/R/T बाई क्या है 100, यही तो फार्मूला था आपको। देखिए क्वेश्चन में SI पता है 300 रुपया, 300 रुपये ही तो ब्याज मिलता है इसको, तो 300 रख दे इसके जगह पे। P आपको पता है P कितना दिया है, देखिए 2, P 5,000 रुपये दिया है। ठीक है,
पी के जगह पे 5,000 रुपया रख दें, 5,000 रुपया इंटू आर की जगह पे कितना दिया है नहीं पता है, आर तो निकालना ही है। टी दिया है यहाँ पे, टाइम कितने टाइम के लिए दे रहा है, 2 वर्ष के लिए दे रहा है, तो इस यहाँ पे लिख दें आप 2 डिवाइड 100। अब तो कैलकुलेशन ही करना है, कुछ रह नहीं गया इसमें, तो कैलकुलेट कर ले यहाँ पे। ये देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया यहाँ पे। अच्छा ये क्या हो जाएगा आपको, देखिए 50, यहाँ पे क्या हो गया देखे तो ये हो गया 50 इंटू 2 कितना हो गया 100R, 100R इक्वल टू कितना हो गया 300, तो यहाँ से R इक्वल टू कितना आ गया 300/100। ये 2 शून्य से 2 शून्य के निकल आपका आंसर आ गया 3%। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ भी 3%, 3% आंसर हो गया। तो आप क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया यहाँ पे, जितने भी पूछे हुए क्वेश्चन थे बीपीएससी और बिहार सीजीएल से रिलेटेड। बाकी देखें यहाँ पे क्वेश्चन और दिया है, इसको आप अपने से सॉल्व करेंगे। 1000 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार लिए गए, पहला वर्ष 10%, दूसरा 20% और तीसरा 25%। तो 3 वर्ष बताइए कि धन कितना चुकाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे वर्ड, ये ब्याज नहीं है, ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज मैं बता ही दिया था। ठीक है, कैसे बढ़ेगा। ठीक है, यदि ब्याज रहता तो कोई दिक्कत नहीं रहता। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा तो क्या होगा, पहले वर्ष जो है धन बढ़ेगा, इस पर अब 20% लगेगा, फिर इस पर 25% लगेगा। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्योंकि सीआई का क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं किया, यहाँ पे आया नहीं, तो एक यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, देखिए आपको दे रहा है कि कोई धन जो है वो कितना है 1000 रुपया है। कितना है देखिए क्वेश्चन में जो दिया है पी दिया है, कितना दे दिया है आपको 1000 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस यहाँ पे R1 दिया है, मैं साइड में लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे जो दिया है आपको R1 दिया है, R1 कितना दिया है 10%। R1 दूसरे वर्ष कितना बढ़ रहा है, रेट देख ले, दूसरे वर्ष आपको बढ़ रहा है 20 और 25 से। ठीक है, देखें दूसरे वर्ष जो है 20% बढ़ रहा है, और तीसरे वर्ष जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है 25%। यही है ना, 10 20 और 25, 10 20 और 25। तो बोल रहा है कि 3 वर्ष बताइए धन कितना हो जाएगा। तो मैं आपको बताया था क्लियरली कि देखिए पी तो है आपको 10,000 रुपया है, और पहले वर्ष क्या लगेगा 10% ब्याज, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये इसका कितना हो जाएगा 1000 रुपये है, इसका 10% आप निकालिएगा तो 10/100, कोई दिक्कत नहीं है। 2 शून्य से आप 10% आपको निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट 110 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया डायरेक्ट आपका, देखिए अच्छा मैं डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ये परसेंटेज अगर आप पढ़े होंगे तो अगर 10% इंक्रीमेंट होता है तो आप 110 लिख देते हैं। तो 1000 है पहले से, ठीक है, और 10% इंक्रीमेंट है तो 110 कर देंगे बटे कितना हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना आ गया आपको 1 पे 00, यानी आपका कितना आ गया 1100 रुपया। पहले साल का 1100 रुपया आ गया, एक साल बाद। अब आपको क्या करना होगा, ये जो 1100 रुपया आया अब इस पर आपको निकालना होगा 20%। ठीक है, क्योंकि ये क्या बन गया अब अगले साल के लिए मूलधन बन गया, क्योंकि ये क्या है सीआई है। तो 1100 का अब आपको 20% निकालना होगा, यानी 120/100। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 0 का 0, 11 दूने 22, 2 हो गया, 11 एकम 11, 2 13, 1320 रुपये आ गया। अभी आपका आंसर नहीं आया है, अभी 2 साल का निकल गया। अब आपको तीसरे साल का निकालना है। देखिए तीसरे साल कितना है 25% है, तब आपको क्या करना होगा, ये 1320 का आपको 25% निकालना होगा, तो 125/100। ये देखिए 25 चौका 100 होता है, 25 25, ये देखिए 4 से हो जाएगा, 4 3 12, और ये हो जाएगा आपका 4 3 12 और 0, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 0 5 3 15, 5 3 15 1 16, 1650 रुपये। आपका आंसर क्या आ जाएगा 1650। देखिए ऑप्शन में देख सकते हैं 1650 रुपया। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके लिए जो है होमवर्क रहा, इसको बना लेंगे आप। एक निश्चित धनराशि पे 10% वार्षिक दर से ब्याज आरोपित करने पे 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपया है, तो आप धनराशि बताएं। कह रहा है देखिए आर यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है 10%। ठीक है, और आपको क्या बोल रहा है कि 10% जो है आर है, 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है यहाँ पे। ठीक है, यानी 3 वर्ष बाद सीआई
और SI का अंतर कितना दिया है, 21 रुपया दिया है, ठीक है, 21 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है P बताइए क्या होगा, P बताइए क्या हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। अच्छा चलिए, तो आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए। यहाँ पे जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, यहाँ स्टेट PCS में हम BPSC को लिए हैं, और उसके अलावा बिहार CGL वगैरह जो भी SI का क्वेश्चन पूछता है वो हम लोग देखें। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, यही अप्रोच के साथ आप बनाएंगे। बाकी जो है परसेंटेज का यूज करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है। मैं बताया था आपको लाभ हानि चैप्टर में, तो वहाँ पे आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप परसेंटेज का यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। देखिए कैसे, 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा है, ठीक है, 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा है। 3 वर्षों का कहानी दिया है आपको। देखिए आपको पता ही है 10% बढ़ेगा, तो मान लीजिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि 100 रुपये एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि 100 रुपया वो धन होगा। तो पहले साल क्या हो जाएगा, CI क्या हो जाएगा, SI क्या हो जाएगा, पहले साल 110 रुपया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और CI भी क्या होगा, 110 ही रुपया होगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, ये 110 से क्या हो जाएगा, SI तो 110 ही रहेगा, लेकिन CI क्या हो जाएगा, 110 का 10% होगा। तो 110 का आप 10% निकालेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, 110 का यदि 10% निकालेंगे आप, क्या हो जाएगा, 11 रुपया हो जाएगा, यानी कितना हो गया, अब 121 हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट ईयर जब हम आएंगे तो ये SI तो कितना रहेगा, 110 ही रहेगा, लेकिन CI कितना हो जाएगा, 121 का 10%। अब आपको निकालना पड़ेगा, 121 का 10 निकालेंगे आप, तो देखिए क्या हो जाएगा, शून्य से शून्य कैंसिल, और ये हो गया 12.1, यानी 121 में आप 12.1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.133 और 1, यानी ये कितना आ जाएगा, 133.1। अब आप देखें यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, टोटल जो है SI कितना दिख रहा है आपको, देखें यहाँ पे हमको दिख गया, टोटल हमको CI दिख गया यहाँ पे, ठीक है। इस तीनों को ऐड करें, इस तीनों को ऐड करें, इस दोनों का जब माइनस करेंगे तो वही आपको दिया है ₹31 दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप जो है वहाँ से इसको इक्वल करेंगे 31 के, ठीक है, और आपसे P पूछा है। देखिए जब यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो देखें यहाँ पे बढ़ कितना गया है, 110 है, 110 है, 110 है, ठीक है, ये हम ब्याज सहित लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो पहला साल कितना बढ़ा है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला साल 10 रुपया बढ़ा है, देखिए पहला साल 10 रुपया बढ़ा है आपका, दूसरा साल 10, तीसरा साल भी 10, तो देखिए कितना 30 रुपया बढ़ा है। इसमें देखिए कितना बढ़ा है, 10 रुपये, 21 रुपये, और यहाँ पे देखिए कितना बढ़ गया है, 10 और 21 कितना हो गया आपको, 31 रुपये बढ़ गया। और यहाँ पे देखिए 100 से कितना बढ़ गया, 33.1, यानी कितना हो गया, 3 1 4 और 3 3 6, ये कितना बढ़ा है, 64 रुपया, 64.1 रुपया बढ़ा है, ठीक है। तो देखिए ये बढ़ा है 64 रुपया और ये बढ़ा है 30 रुपया, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 64 माइनस 64.1 माइनस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना है जी, 31 है। तो देखिए इसको इसके इक्वल कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 34.1 इक्वल टू 31 आ जाएगा। तो यहाँ से एक का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 31/34.1। तो यहाँ से आपको 100 का वैल्यू निकालना है, तो 100 का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 31/34 प्लस 1 इंटू 100, ठीक है, तो आपका आंसर बन जाएगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका और आप क्या कर सकते थे, परसेंटेज के बेसिस पे निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, देखिए तो परसेंटेज जो मैं पढ़ाया वो वीडियो थोड़ा सा लंबा बना है, उसको जाके अच्छे से देखें और उसको अप्लाई करने के क्वेश्चन में कोशिश करें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कह रहे हैं कि 10% से बढ़ रहा है, 10% का मीनिंग क्या होगा, 1/10, यानी जो धन अगर 10 होगा तो 11 हो जाएगा, क्लियर है। फिर 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ, CI की, SI की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी धन आपका 1000 से इतना हो जा रहा है, ठीक है, 3 वर्षों में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे करके भी आप बना सकते हैं। तो देखिए 10 से 11 होगा पहले साल, कोई दिक्कत है, दूसरे साल भी 10 से 11, तीसरे साल भी 10 से 11, इसका मतलब यही हुआ। अब ये तो हो गया आपका SI, CI क्या हो जाता है, देखिए CI में ये चेंज हो जाता, पहले साल तो 10 से 11 ही रहता, लेकिन दूसरे साल क्या रहता, 11 का फिर 10% इंक्रीमेंट रहता, ठीक है। तो 11 से 11 का 10% इंक्रीमेंट करके यहाँ पे आप लिखते, तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे, ठीक है। तो आई थिंक हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट किए। बाकी आपको कोई इशू वगैरह होगा तो आप कमेंट में लिखेंगे, और बाकी जो है आप टेलीग्राम पे जो है मैं लिंक दे दूंगा,
तो वहाँ भी आप कमेंट अपना लिख सकते हैं। बिल्कुल जो है कमेंट लिखेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। आपसे जो भी इशू होगा टॉपिक वाइज आप कमेंट लिखेंगे और आपका सॉल्व किया जाएगा। तो हम लोग इस यूनिट में क्या देखें, एसआई क्या होता है, सीआई क्या होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ फार्मूला देखें। तो हमने आपको 3 फार्मूला पे ही हाईलाइट किया, वो तीनों को आप याद कर लेंगे। बाकी जो है प्रीवियस लेक्चर में जो भी कंसेप्ट बताए गए हैं, चाहे कर परसेंटेज के हों या प्रॉफिट एंड लॉस के हों, तो उसके अप्रोच से भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर को जो है कंप्लीट किए, ठीक है, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर भी आपको कोई इशू आ रहा होगा तो मैं बता ही दिया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। आप लोग जो है लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, लोगों में अधिक से अधिक पहुँचाएँ इसको, ठीक है। हमारा टारगेट है कि अब जो है मैथमेटिक्स में कोई परेशान ना हो, ठीक है। बाकी जो है मैं पहले ही बता दिया हूँ कि ये वन वे कम्युनिकेशन है, ये कभी भी अच्छा तरीका नहीं होता है, ठीक है। कोई भी सिस्टम है, मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ पे यदि फीडबैक भी लगा रहता है तब ये सिस्टम क्या होता है, इम्प्रूव करते रहता है। तो आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, अपना कमेंट दे सकते हैं कि हमको ये इशू हो रहा है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। इसमें वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। एक आध मैं फार्मूला बताया, उसके बेस पे क्वेश्चन यहाँ पे जो है दिखेगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे एक SI का जो है, SI का क्वेश्चन था कि कोई धन जो है मान लीजिए 2 वर्ष में 5 गुना हो जा रहा है, तो कितने वर्ष में जो है 10 गुना हो जाएगा। तो आप वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप करेंगे, बाकी कोई कमेंट वगैरह करेंगे, आपको जो है इशू होगा तो मैं इसमें इसको ऐड कर दूंगा। तो आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।